नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम लोग शास्त्र कारः जो हमारा पाठ चल रहा था उसी का मौखिक और लिखित अभ्यास लेकर के आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिखित और मौखिक अभ्यास में क्या तात्पर्य है, इसके पहले बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं। सारे पाठों के हम लिखित और मौखिक अभ्यास कर चुके हैं। अब आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि बेहतर तरीके से तैयारी करना। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताते जाना है कि सर यहां पर और थोड़ा बता दीजिए, हम लोग बताएंगे और आपकी तैयारी बिंदास तरीके से करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात, वो क्या है कि आप लोगों को बहुत ध्यान से परीक्षा की तैयारी करना है। और ध्यान से तैयारी करने के लिए क्या है कि आपके पास जो बुक है, बुक के माध्यम से, आपके पास जो नोट है वो नोट के माध्यम से, नोटबुक के माध्यम से, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर हमारे पास अदर कंटेंट और भी अच्छा आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर तो बल्ले बल्ले, परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं होगी मजबूत। उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको ध्यान रखना है क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण विषयों की, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, ध्यान रखिएगा सभी सब्जेक्टों के बहुत बेहतर तरीके से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। उन नोट्सों की आपको जानकारी कैसे मिलेगी, जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं नीचे लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ई बुक्स और ई नोट्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। विलंब नहीं करना है और देरी तो बिल्कुल नहीं करना है। विलंब का मतलब ये देरी बिल्कुल नहीं करना है। आपको जानकारी लेकर के और अपने पास यह कंटेंट मंगाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्लास पर। ठीक, तो आज हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड शास्त्र कारः चतुर्दशः पाठः अभ्यासः मौखिकः। मौखिक अभ्यास का मतलब समझ रहे होंगे कि इसमें लिखना नहीं पड़ता है, इसको क्लास में ही हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। क्या करना है, इसको हमें क्लास में ही सीखना है और याद करना। इसीलिए मैं इसको डबल की पढ़ाता हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा स्क्रीन पर, आपको ध्यान से देखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा होगा अधोलिखिता नाम। अधोलिखिता नाम का मतलब क्या होता है, नीचे लिखे। अधोलिखिता नाम का मतलब नीचे लिखे। प्रश्ना नाम माने प्रश्नों के, उत्तरम माने उत्तर को, एक पदेन माने एक पद के द्वारा, दत्त माने दो, एक पद के द्वारा दो। ठीक, चलिए यहां विभक्ति तो देख ली, लेकिन अब इनका अर्थ देखें क्यों ऐसा निकला है। क्योंकि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। प्रश्ना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामाणाम पुस्तका नाम वैसे ही प्रश्ना नाम। फिर दिया हुआ है उत्तरम, उत्तर को, उत्तर को, तो यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया है। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। एक पदेन में तृतीय विभक्ति, जैसे रामेण बनता है वैसे ही बनेगा पदेन, जैसे फलेन बनता है, पुस्तकेन बनता है, कमलेन बनता है, वैसे ही बनेगा पदेन। ठीक, तो दत्त दिया हुआ है हमारा, ध्यान देखिए दत्त कहां का रूप दिया हुआ है, दत्त दिया हुआ है हमारा लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का रूप दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा दत्त। आगे चलेंगे, यहां लिखा हुआ है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको ध्यान से देखना है प्रश्न क्या पूछ रहा है। कक्षायाः कः प्रविशति, कक्षायाम कः प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करता है। आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा है शास्त्र कारः। शास्त्र कारः में आपको मालूम है कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे हमारे विद्यार्थी रहते हैं और वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, वाद विवाद, और उसी के द्वारा यहां शास्त्रों का ज्ञान होता है। ठीक, तो कक्षायाम, कक्षायाम माने कक्षा में, और कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कक्षा शब्द है, जैसे आप लोगों ने लता के रूप देखे हैं, रमा के रूप देखे हैं। ठीक, किसके देखे हैं, रमा के। आप यहां रूप देखेंगे तो रमा रमाम बनेगा, रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम, इस प्रकार से आपके रूप चलेंगे। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमारा आकारांत है, यहां भी आकारांत है, एक समान रूप चलेंगे। रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हे लते।
कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै कक्षायाः कक्षायाः कक्षायाम। हे कक्षे, यहां बनेगा कक्षायाम। कहां? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यहां लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। फिर इसके बाद दिया हुआ है कहा, कहा रूप दिया हुआ है हमारा कहा का एक वचन का, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कस्मिन् दिया हुआ है। तो यहां पर देखें कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, और कहा मैं आपको देख पा रहे होंगे प्रथमा का एक वचन। प्रविशति दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, विस धातु है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है आप बताएंगे? शिक्षकः। कौन? शिक्षक। भाई कक्षा में तो शिक्षक ही आते हैं ना, तो कक्षा भाई बच्चे आएंगे, बच्चे भी बैठे होंगे, लेकिन यहां विशेष रूप से कक्षायाम कहा प्रविशति, कक्षा में जैसे ही प्रवेश करते हैं शिक्षक तो अभिवादनम करोति। कौन? सारे छात्र, सारे छात्र अभिवादन करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सादरम उत्थाय तस्या अभिवादनम कुर्वन्ति। ठीक, अब यहां पर देखो मैंने अभी जो बोला ना कि अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन के लिए के किसका, के किसका? सादरम उत्थाय, सादर आदर के साथ उठ करके तस्य अभिवादनम, उसका अभिवादन, कुर्वन्ति माने करते हैं। कौन? सादर उठ करके उसका अभिवादन करते हैं, किसका? शिक्षक का। शिक्षक जैसे ही क्लास में आता है तो कौन उस उठ करके आदर के साथ खड़े होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कौन? ऐसा कौन हो सकता है? छात्राः। यहां बहुवचनांत पद लगा है। कौन? कह, कऊ, के। देखा जरा, बहुवचनांत पद के, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा छात्राः। बहुवचन द्विवचन में आ जाएगा छात्रौ, और एक वचन में आ जाएगा छात्राः, आएगा छात्राः। देखिए कौन आ गया है? छात्राः। एक छात्र नहीं थे, बहुत सारे छात्र थे, सारे उठ करके क्या करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। सादरम, सादरम लिखा हुआ है और उत्थाय अलग हो जाएगा। उत्थाय माना उठ करके और सादरम अलग, तो सादरम का मतलब आदर के साथ, आदर के साथ। तस्य अभिवादनम, तस्य सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, तस्य माना उसके, तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अभिवादनम यहाँ दीर्घ संधि हो गई, यह करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। फिर इसके बाद दिया हुआ है वेदस्य कति अंगानि भवन्ति। वेद के कितने अंग होते हैं? वेदस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कति माने कितने, अंगम अंगे अंगानि, कितने अंग होते हैं, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है, भवन्ति दिया है ना। तो यहां आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है? वेदस्य कति अंगानि भवन्ति। तो वेद के कितने अंग होते हैं? षड अंगानि। वेदस्य, वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, पढ़े हैं ना, वही तो षड वेदांगानि। ठीक, वेदस्य कितने कति अंगानि? षट वेदांगानि। जब ये अलग अलग से लिखेंगे तो षट और षड, और वैसे अंगानि अंग के साथ में लिखेंगे तो षड वेदांगानि, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, शिक्षा काम बोधयति। शिक्षा काम बोधयति, शिक्षा किसका बोध कराती है? देखें, शिक्षा काम किसको बोधयति माने ज्ञान देती है। शिक्षा किसका बोध देती है, किसका ज्ञान देती है? ध्यान दें, तो कर्तव्यम, हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराती है शिक्षा। अगर हम शिक्षित नहीं हैं, मतलब आप अगर मूर्ख हैं, तो मूर्ख व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है कि वास्तविकता में उसने मनुष्य का जीवन लिया है, वास्तविकता में उसका मनुष्य का जीवन है, तो उसका मूल कर्तव्य क्या है, ये उसको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं रहता है। इसीलिए शिक्षा हमें क्या करवाती है? अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। तो यहां देखो काम लिखा हुआ है, काम कर्तव्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द दिया हुआ है पाणिनिनः।
पाणिनिना कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा रचित या कृत, पाणिनि के द्वारा रचित किम माने क्या, प्रसिद्धम क्या प्रसिद्ध है, पाणिनि के द्वारा क्या प्रसिद्ध है। पाणिनि बता दूं मैं आपको कि संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं कौन, पाणिनि। और पाणिनि जी के द्वारा संस्कृत व्याकरण को रचा गया, जिसके द्वारा उनकी प्रसिद्धि हुई। तो व्याकरणम पाणिनिना कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनिना कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई, उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, ध्यान रखिएगा। और वो शुरू कहां से होती है आपकी अष्टाध्यायी, नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्ध्याम गुण्याम करो में हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक, ये लघु सिद्धांत में पहला वो लिया है, मंगलाचरण दिया हुआ है, वहीं पर इसमें बताया गया है। और कहते हैं कि महेश्वर सूत्रों से पूरी अष्टाध्यायी का प्रारंभ हुआ है। और महेश्वर सूत्र कब निकले, तब ऐसा कहते हैं, प्रमाणित है, लघु सिद्धांत में लिखा हुआ है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर्तु कामा सनकादिसिद्धिर एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, अर्थात 14 महेश्वर सूत्रों को उसमें लिखा है और उन 14 महेश्वर सूत्रों से पूरी संस्कृत व्याकरण को बना लिया। और फिर वरदराज जी ने उनके नमस्कार स्वरूप उनको प्रणाम करते हुए मंगलाचरण लिखा था, जो पहला मंगलाचरण उसमें लिखा है कौन सा, नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्ध्याम गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से वहां पर महेश्वर सूत्रों की गणना हुई और महेश्वर सूत्र उन्होंने लिख डाले कौन से, अयुण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण इमं गणनम झभई घट 10 जब गण 10 खप छटत चटतौ कपय सस सर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 और 44 प्रत्याहारों को लिख डाला, बना दिया, उसी से सारी व्याकरण को रच डाला। इसीलिए तो पाणिनि के द्वारा रचित क्या है, प्रसिद्ध व्याकरण। पाणिनि के द्वारा, पाणिनिना तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लिखा। पाणिनिना क्या लिखा हुआ है, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ध्यान रखना, क्यों, जैसे हम हरि के रूप बनाते हैं वैसे ही पाणिनि के रूप बनाएंगे। हरि का रूप आपने बनाया तो हरि ही हरिम हरिणा, हरि ही हरिम हरिणा, हरये हरेह हरेह हरऊ और संबोधन हे हरे। ठीक, यहीं पर बनाएंगे पाणिनि, पाणिनि पाणिनिम पाणिनिम पाणिनिना पाणिनिना हरिणा पाणिनिना पाणिनये, देखें हरिणये हरये, तो यहां बनेगा आपका पाणिनि नये, फिर बनेगा पाणिनेह पाणिनेह पाणिनौ, ऐसे बनेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, पाणिनये ऐसे रूप आपको देखना है। यहाँ तृतीय व्यक्ति, इसीलिए पाणिनि के द्वारा, यहाँ अर्थ क्या निकलेगा, पाणिनि के द्वारा कृतम माने कृत या रचित, किम माने क्या, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। पाणिनि के द्वारा क्या प्रसिद्ध है, तो व्याकरण। आगे देखें, अब देखें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा आया हुआ है और प्रश्न क्रमांक दूसरे में उन्होंने क्या दिया है, ध्यान से देखना। ठीक, प्रश्न क्रमांक दूसरे में संधि विच्छेदम कुरुत क्या दिया है, उन्होंने संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करिए, अर्थात ये पद दिए हुए हैं, इन पदों को क्या करना है, अलग अलग करके विच्छेद करके उनके वर्णों को देखना है, कौन सा विकार हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है उच्चारण, क्या लिखा है, उच्चारण।
उत्धन चारण, पहला दिया हुआ है उत्धन चारण बराबर उच्चारणम। तो यहां देखें ता है और यहां पर चा है। फिर यहां पर हम लगाएंगे कौन सी संधि, स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह स्तोह इश्चुना इश्चु, ये सूत्र है। वैसे आप इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हल संधि है, व्यंजन संधि। कौन सी है, हल संधि या व्यंजन संधि, ऐसे कह सकते हैं। व्यंजन हिंदी में बोलते हैं हम लोग और हल संधि संस्कृत में बोलते हैं। और अगर व्यंजन के अंतर्गत पूछे तो ये आपकी इष्चुत संधि है। कौन सी संधि है, इष्चुत संधि। अब इसमें क्या होता है, इस ता वर्ग के स्थान पर ये चा वर्ग होता है, इस सा के स्थान पर ये सा है, इस सा के स्थान पर वो सा होता है। तो ता के स्थान पर चा होगा तो यहां हो जाएगा, देखो उत की जगह उच्च हो जाएगा। और यहां चारणम दिया हुआ है, यहां हमारा चारणम दिया हुआ है। आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा उच्चारणम। क्या बनेगा आपका, उच्चारणम। बन गया कि नहीं बन गया, उच्चारणम। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि क्या बन गया है आपका, उच्चारणम। अब यहां व्यंजन संधि हो गई। फिर दूसरा शब्द दिया हुआ है वेदार्थ बोधा, वेद देख लें यहां, वेद प्लस अर्थ बोधा, वेद प्लस अर्थ बोधा। यहां से आपने आ को ले लिया और यहां से आ को ले लिया, दा में से आ को निकाल लिया और अर्थ का आ ले लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा आपका, बड़ा आ। क्या बन जाएगा, बड़ा आ। लेकिन यहां संधि कौन सी होगी आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी यहां, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होगा, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा दिया हुआ है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। छोटी ई या बड़ी ई, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ी ई। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अगर आता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। दीर्घ संधि का यही नियम कहता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे छोटा आ के बाद क्या आया है, छोटा आ आया है, छोटे आ के बाद क्या आया है, छोटा आ। तो यहां हमारी दीर्घ संधि लगेगी और दीर्घ संधि का नियम भी हमारा फॉलो हो गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, वेद शब्द में से क्या निकाला था, वेद में से आ निकाल लिया था तो दा आधा हो गया, और दोनों वर्ण को मिलाने पर एक वर्ण हमारा बना है आ, तो उसको हम मध्य में लिख देंगे। और अर्थ बोधा में से आ को निकाल दिया था तो था और बोधा, था हो जाएगा और बोधा शब्द लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसको आ को आप दा में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका दा, वेदा, और था आपका जो का सो वेदार्थ, बोधा आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया है, वेदार्थ बोधा। बन गया कि नहीं बन गया, वेदार्थ बोधा। तो यहां पर संधि आपकी कौन सी हुई, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई यहां, दीर्घ संधि। तो ध्यान रखिएगा, संधि का आपको बहुत दिमाग से और अच्छे से सारी संधियों को तैयार करके जाना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका व्युत्पत्ति, बी प्लस उत्पत्ति। क्या दिया हुआ है, बी प्लस उत्पत्ति। ठीक, यहां पर भी आपको देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें सूत्र बता दूं कि आपका इसमें सूत्र रहेगा इको यड़ची। कौन सा रहेगा, इको यड़ची। फिर संधि आपको जब सूत्र ही पता चल गया है तो संधि भी पता चल गई होगी, इसमें यड़ संधि। कौन सी संधि रहेगी इसमें, यड़ संधि। लेकिन वो कैसे काम करेगी वो आप देखिए। इको यड़ची हमारा सूत्र कहता है कि एक के स्थान में, एक के स्थान में क्या कर दो, यण कर दो। एक के स्थान पर क्या कर दो, यण कर दो। लेकिन वो कैसे, एक में कौन कौन वर्ण आते हैं, ई, उ, ऋषि और लिरी, ये वर्ण आते हैं। तो ई के स्थान पर या करेंगे, उ के स्थान पर वा करेंगे, और ऋषि के स्थान पर रा करेंगे, और लिरी के स्थान पर ला करेंगे। ये इसका नियम है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि वा में से क्या निकाल लिया है, ई को निकाल लिया, और यहां उत्पत्ति का ज्यों का त्यों हमारा उत्पत्ति लिख जाएगा। ठीक, देख पा रहे हैं ना। अब ई के स्थान पर क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ई के स्थान पर या करना है। ऊपर देख लीजिए नियम में,
लिखा है ई के स्थान पर क्या करना है, देखें यहाँ ये ई के स्थान पर या हो जाएगा और उत्पत्ति का जो कहते हैं उत्पत्ति हम लिख देंगे, लिख दिया। इसको आप जोड़ेंगे तो ऊ हमारा नीचे आ जाएगा। ये ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख दिया, ऊ को लाए नीचे लगा दिया, आधा ता यहां लगा दिया, पत्ती इसमें जोड़ दिया, तो क्या बन गया है व्युत्पत्ति। क्या बन गया है शब्द व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति बन गया है, यण संधि हो गई है, इक्वयाची सूत्र लग गया है, नियम भी आपको मालूम हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है निरुक्तम। तो निरुक्तम जो शब्द है हमारा निधन उक्तम विसर्ग संधि है, ठीक है ना। तो यहां हमारा निरुक्तम बन गया है। क्या बन गया है निरुक्तम। अब यहां विसर्ग आप इसको उपसर्ग भी है हमारा निर, तो आप निर भी लगा सकते हैं और उक्तम तो सीधे सीधे जोड़ करके हम व्यंजन संधि। अब आपका डिपेंड करता है कि वहां परीक्षा में आप कैसे करते हैं। दोनों करेंगे, दोनों सिद्ध कर दोगे तो दोनों भी बन जाएंगे, और अगर एक करना है तो आप एक भी सीख सकते हैं। दोनों में आपको बता रहा हूं। यहां पहली बात तो ये लिख, अगर ऐसा आता है तो आप कर दीजिए निर प्लस उक्तम बराबर ऊ को इसमें जोड़ दीजिए, तो इसमें लगाएंगे आप व्यंजन संधि। क्या लगाएंगे व्यंजन संधि, इसमें ऊ जोड़ देंगे और कितम जोड़ देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा निरुक्तम। इसमें आपकी व्यंजन संधि है। अब विसर्ग संधि के लिए क्या करना होगा, तो इसमें देखें निह प्लस उक्तम दिया हुआ है, निह प्लस उक्तम ये लिख गया। अब विसर्ग आ गया है, तो विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले करेंगे हम सा, तो ये हो जाएगा हमारा सा। और क्योंकि अगर ऐसा आ गया ना निह प्लस उक्तम बराबर क्या बनता है, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो आप करेंगे उक्तम, फिर सा के स्थान पर सस जो सो रू से रू करेंगे, तो यहां बन जाएगा आपका रू प्लस उक्तम प्लस क्या हो जाएगा उक्तम। ऊ को यहां से हटाएंगे उपदेशे अजनुनासिक इत से, तो यहां आपका रा बचेगा, ऊ हट जाएगा और उक्तम आपका जो का त्यों रहेगा। देखिए वही सेम कंडीशन यहां पर आ गई ना, वही सेम कंडीशन निर प्लस उक्तम। अब इतनी 3 स्टेप हमारे पहले बढ़ जाएंगे, ठीक। तो यहां पर ऊ को फिर इसमें जोड़ दीजिए, तो रा में जैसे ही ऊ जुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और आधा का और तम इसमें जुड़ेगा तो शब्द बनेगा निरुक्तम बन जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि भी हो जाएगी और व्यंजन संधि भी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगला हमारा जो पद रहेगा, अगला हमारा जो शब्द रहेगा वो आपको ध्यान से देखना है। वो कौन सा रहेगा, देखें प्रश्नोत्तरम। क्या दिया हुआ है दूसरा शब्द प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम। देखें प्रश्न प्लस उत्तरम। अब इसमें भी देखें तो मैं आपको पहले ही इसमें बता दूं, अवगत करा दूं कि इसमें आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। इसमें आपकी गुण संधि होगी और गुण संधि का सूत्र होगा आद गुणा। क्या होगा आद गुणा, ये आपका सूत्र हो जाएगा आद गुणा। अब यहां पर आद गुणा सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, और उसके बाद अगर ई छोटी या बड़ी दो में से कोई भी आए तो ए बनता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आए तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये गुण संधि का नियम है। तो यहां पर देखें, इसमें से छोटा आ और इसमें से छोटा ऊ ले लिया। आ के बाद ऊ आने पर क्या बनता है, देखें आ के बाद ऊ आने पर क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहां हम क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, बन गया ओ। अब इसमें से देखें, जब प्रश्न लिखा होगा, ये लिखा है प्रश्न, प्रश्न में से आ निकल गया है तो ना आधा हो गया है, ठीक। और दोनों में से ओ आपको बीच में लिख देना है। उत्तर का ऊ निकल गया है तो आधा ता और रम, ये आपका जुड़ा हुआ है। ओ को इसमें जोड़ेंगे तो आप क्या बनाओगे, इसमें प्रश्नों और आधा ता और रम आपने जोड़ दिया, प्रश्नोत्तरम बन गया कि नहीं बन गया, प्रश्नोत्तरम बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आपको इसमें समझ में आ गया कि गुण संधि है और आद गुणा सूत्र है, और इसमें नियम जो हमारा है वो यहां पर लगा हुआ है, आपको पता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो होगा, समास विग्रहम कुरुत। संधि, अभी हम लोग संधि पर चल रहे थे, अब हमको क्या करना है, समास पर। देखिए आप ध्यान देखिएगा कि मौखिक चल रहा है, आपको यहीं पर पूरे तैयार करना है,
ठीक है ना। और ये सारे आपको जो नोट्स यहां पर तैयार हुए हैं ये आपके लिए बहुत बेहतर नोट्स है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतर नोट्स हैं। तो जल्दी से संपर्क भी कर लीजिएगा और नीचे जब लिंक पर जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी भी वहां से मिल जाएगी। तो ये अगर नोट्स आपके पास आ जाए तो बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। समास विग्रह, अभी आपने देखा संधि चल रही थी, अब समास हो रहे हैं। संधि होती है वर्णों में, ठीक है ना, और समास होता है पदों में, इतना ध्यान रखना। यहां पर भी हमारे देखें लिखा हुआ है समास विग्रहम कुरुत, कुरुत ये लोट लकार का रूप है, बोले समास विग्रह करो। अब समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है, मैं बार बार बताता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। संधि में क्या होता है, विच्छेद, समास में विग्रह। अब यहां 4 शब्द दिए हुए हैं, ज्योतिष शास्त्रम, न्याय दर्शनम, पाणिनि कृतम और पिंगल रचिते। यहां 4 शब्द हैं और चारों शब्दों को हमें क्या करना है, विग्रह करना है। तो आप देखिएगा ये चारों को मैंने यहां कर दिया। अब आपको यहां पर बता दूं पहली बात कि समास शब्द जितने समास हैं, सम सनम समासा, व्याकरण की परिभाषा यही कहती है, सम सनम समासा, अर्थात व्यवस्थित क्रम में हम रखते हैं पदों को, तब वहां हमारा समास होता है और उन्हीं को हम विग्रह करके, विभक्तियों का प्रयोग करके विग्रह करते हैं, तो वो हमारी विग्रह कहलाता है। लेकिन समास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानने की बात यह है कि समास हमारे यहां पर 6 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास, फिर पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास, फिर पढ़ते हैं हम कर्मधारय, फिर इसके बाद द्विगु, फिर इसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व के बाद फिर पढ़ते हैं हम लोग बहुब्रीहि। ऐसे हम क्रम से पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद तत्पुरुष के भी हमारे 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हमारे तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो बहुत सारे समास हैं, अगर देखे जाए तो समास में हमारे अलोप तत्पुरुष हो जाएगा, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष होगा, प्रादि तत्पुरुष, कोगति तत्पुरुष, बहुत सारे हमारे समास होते हैं। लेकिन अपने को 6 समासों से मतलब रखना है, ठीक। चलिए, सबसे पहला दिया हुआ है ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिषस्य शास्त्रम। क्या दिया हुआ है, ज्योतिषस्य शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष का शास्त्र, ज्योतिष का शास्त्र। अब यहां ऐसा क्यों कहा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास भी है इसमें, ठीक। षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। लेकिन षष्ठी का जो चिन्ह होता है वो होता है का, के, की। इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है, ये चिन्ह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन चिन्हों को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, मतलब आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, समास का सही शॉर्ट विभक्ति लगा करके विग्रह नहीं कर पाएंगे, ठीक। ज्योतिष, ज्योतिष का शास्त्र, ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान या ज्योतिष का शास्त्र। तो ज्योतिष का शास्त्र है तो का, के, की, नाने, नी, रारे, री हमारा ये लगा हुआ है, ये कारक चिन्ह है, का, के, की, नाने, नी। तो यहां ज्योतिषस्य लिख दिया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप दिया हुआ है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा है, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही हमारा यहाँ ज्योतिषस्य बन गया है। बना है कि नहीं बना है, ज्योति सस्य। फिर इसके बाद अगला हमारा जैसे शब्द दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहां न्याय दर्शनम। क्या दिया हुआ है, न्याय दर्शनम, न्यायस्य दर्शन, न्याय का दर्शन। तो यहां पर भी हमारी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामस्य वैसे ही हमारा बनेगा यहां न्यायस्य। तो न्यायस्य दर्शनम और हमारा हो जाएगा क्या, न्याय दर्शन के बाद यहां पर क्या, न्याय का दर्शन, ठीक है ना। अब न्याय का दर्शन जैसे भी आपने देखा तो न्याय दर्शन, न्याय का दर्शन, तो न्याय दर्शन षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे पाणिनि कृतम, पाणिनि के द्वारा, पाणिनिना लिखा है ना, पाणिनिना कृतम, पाणिनि के द्वारा या पाणिनि के से रचित। तो यहां तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया यहां, तृतीय तत्पुरुष समास। फिर यहां देखें पिंगल रचिते, पिंगल के द्वारा रचित, पिंगलस्य, पिंगल के या पिंगल का, पिंगल की रचना, तो पिंगलस्य रचिते, ठीक। अब यहां पर पिंगल की रचना तो षष्ठी हो जाएगा और पिंगल, पिंगले षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष। और यहीं पर अगर हम करेंगे पिंगलेन, पिंगलेन, पिंगलेन रचिते, ऐसे करेंगे तो यहां तृतीया हो जाएगा, ठीक। तो दोनों इसमें हमारे समास हो जाएंगे। पिंगल की रचना, पिंगल की रचना में षष्ठी तत्पुरुष समास और पिंगलस्य रचिते, तो ये षष्ठी विभक्ति का हमारा वो है, पिंगलस्य रचिते, पिंगल की रचना षष्ठी तत्पुरुष, पिंगलेन रचिते तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति लग जाएगी,
ठीक, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहां ध्यान रखिएगा। समास विग्रह, समास विग्रहों के बाद आगे देख पा रहे होंगे आप कि अब हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से आपको देखना है। चौथे नंबर का प्रश्न कहता है प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। क्या है, प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। मैं आपको फिर से आपको बता दूं कि प्रकृति प्रत्यय का मतलब क्या होता है। जब किसी एक शब्द का निर्माण होता है, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है व्याकरण। क्या लिखा है ये, व्याकरण। अब ये व्याकरण शब्द बना कैसे है, ठीक, तो मूल शब्द इसमें क्या है, तो इसमें बी आपका उपसर्ग है, आ आपका इसमें उपसर्ग है, और क्री आपकी इसमें मूल प्रकृति है, और यहां पर आपका करण में क्या हो जाएगा, घई प्रत्यय हो जाएगा, घई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्री धातु से आप सीधे करण बनाएंगे, करण बनाएंगे तो मूल शब्द आपका करण है, मूल शब्द मूल प्रकृति आपकी क्री है, ध्यान रखना। और ये तो आपके केवल सहायक हैं जो आगे पीछे लगे हुए हैं। तो इसमें से हमें जो मूल है उसका चयन करना है। कैसे, जैसे एक वृक्ष हमारा बनता है, एक वृक्ष की शाखाएं और वृक्ष हमारा बहुत कुछ हमको सिखा जाता है, ठीक है ना। एक वृक्ष हमारा लगा रहता है, उसके नीचे बहुत सारी हमारी जड़ें रहती हैं, ठीक, ये हमारी सब मूल प्रकृति है। ये हमारी क्या है, ये मूल प्रकृति है। जितनी भी वृक्ष की जड़ें दी हुई हैं, ये जड़ें हैं, सब मूल है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये वृक्ष आया है। अगर ये ना हो तो वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पानी यहीं से जाना, भोजन यहीं से जाना, इनके लिए सब यहीं से जाना। तो मूल प्रकृति जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो मूल प्रकृति समझ में आई आपको, मूल प्रकृति। अब इसके बाद प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमेशा सहायक होता है, पीछे जुड़ने वाला होता है। प्रत्यय हमेशा पीछे चलने वाला, ठीक। तो प्रकृति के द्वारा जो प्रत्यय हमारा पीछे चलता है, शब्द के पीछे पीछे चलने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। उसमें कैसे चलते हैं, ध्यान देखें। सबसे पहले यहां दिया हुआ है आर्यभट्टीयम विज्ञानम रचितम ज्ञातम प्रावर्तक, ठीक। यहां देखेंगे पहला शब्द दिया है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसमें आपकी मूल शब्द है, तो ये आपकी प्रकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये प्रकृति, प्रकृति। और इसमें जो प्रत्यय दिया हुआ है वो छा प्रत्यय दिया हुआ है। और एक सूत्र आता है हमारा इसमें, आयने इने इया, आयनी 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 इनी इया, आयनी इनी इया, ठीक, ऐसे प्रत्यय है। अब जो ये प्रत्यय है ये हमारा क्या कर देता है, एक और होता है, थोड़ा सा बड़ा है, वो आपका आपके काम का नहीं है, लेकिन यहाँ ई आदेश आपका हो जाता है। सीधे सीधे आप देखेंगे तो आर्यभट्ट में ई आदेश होगा तो बनेगा आर्यभट्टीय। क्या बनेगा, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट शब्द है, इसमें जब आप ई लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आर्य भट्टीय, ये जुड़ गया, भट्टीय, आर्यभट्टीय। और इसी में नपुंसकलिंग, क्योंकि ग्रंथवाची शब्द आ जाएगा तो वहां आपका हो जाएगा आर्यभट्टीयम, ठीक, नपुंसकलिंग में पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है विज्ञानम। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारा ल्योट प्रत्यय लग जाएगा, फिर बी उपसर्ग आ जाएगा और ज्ञा धातु आ जाएगी और ल्योट प्रत्यय आ जाएगा। तो यहां पर ये प्रकृति थी, यहां पर ये प्रकृति है, यहां पर ये उपसर्ग है, ये क्या है आपका उपसर्ग है, विज्ञानम, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे यू प्रत्यय, वो ल्यूट प्रत्यय है, तो यहां ला की टा की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, हलंत्यम, हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से इसकी संज्ञा हो जाएगी। तो और तस्य लोपा आएगा, दोनों का लोप कर देगा, तस्य लोपा, तस्य लोपा सूत्र आएगा और इन दोनों का क्या कर देगा, लोप कर देगा। तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, केवल और केवल यू बचेगा, यू बचेगा। यहां आपका ज्ञा हो जाएगा और यहां आपका बी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जो यू बचा है यहां एक सूत्र लग जाएगा, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ लग गया। युवोर नाकौ सूत्र जैसे ही लगेगा तो यू को कर देगा अन आदेश, यू को करेगा अन आदेश, ठीक।
यहाँ ज्ञा रहेगा आपका और यहाँ रहेगा बी। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, विज्ञा। क्या बनेगा, विज्ञा। और आ जुड़ जाएगा दीर्घ संधि होकर के और ना, विज्ञान बन गया। और जैसे ही नपुंसक लिंग का रूप लगेगा तो इसमें मा जुड़ जाएगा, विज्ञानम। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बन जाएगा आपका, विज्ञानम। समझ में आ गया है कि नहीं, विज्ञानम। आगे देखेंगे इसमें फिर दिया हुआ है हमारा रचितम। क्या दिया हुआ है यहाँ, रचितम। अब रचितम शब्द दिया हुआ है तो फिर यहां पर आपकी धातु आ जाएगी रच, जो आपकी प्रकृति बनेगी, जो आपकी प्रकृति होगी और कित प्रत्यय होगी। क्या होगा, कित प्रत्यय। अब कित प्रत्यय होकर के यहाँ का की संज्ञा तस्लोपा से लोप तो ता बनेगा और यहां पर आपका दिया हुआ है रच। फिर यहां होगा इट का आगम, इट का आगम तो टा की संज्ञा और ई बचेगा तो यहां बनेगा रच और ई और ता, और ई इसमें जोड़ोगे तो बनेगा रचित। क्या बनेगा, रची और ता जुड़ जाएगा रचित। ठीक, और जब शब्द बनेगा एक वचन का तो बनेगा रचितम, नपुंसक लेंगे एक वचन में रचितम। तो इसमें आपकी प्रकृति क्या हो जाएगी, रच, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, कित। इसमें प्रत्यय ये है, इसमें प्रत्यय ये है। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा ज्ञातम। ज्ञातम दिया हुआ है तो ज्ञा धातु रहेगी कित प्रत्यय तो ज्ञात बन जाएगा। ज्ञा धातु ये आपकी प्रकृति है। क्या है ये आपकी प्रकृति है। और कित प्रत्यय में का की संज्ञा तस्लोपा से लोप और केवल ता रहेगा और यहां पर आपका ज्ञा आ जाएगा। ज्ञा बन जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो यहां बनेगा ज्ञात। ज्ञात बन गया, पुल्लिंग में बनेगा ज्ञाता और स्त्रीवाची में बनेगा ज्ञाता और नपुंसक लिंग में बन जाएगा ज्ञातम, बन जाएगा ज्ञातम। तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ज्ञातम ही हमें सिद्ध करना है। बन गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आगे देख पा रहे होंगे आप, अगला शब्द दिया हुआ है प्रावर्तक। क्या दिया हुआ है, प्रावर्तक। अब प्रावर्तक शब्द दिया हुआ है तो यहां पर भी हमारा क्या, प्रा उपसर्ग दिया हुआ है। क्या दिया है, प्रा उपसर्ग है, वृत्त धातु है, इणिच प्रत्यय है और इणवुल प्रत्यय है। ठीक, ध्यान रखना क्या है यहाँ, इणवुल प्रत्यय है। अब यहाँ प्रावर्तक बनाना है, यहाँ इणवुल प्रत्यय में अक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अक आपका रहेगा, अक आ बच जाएगा फिर शेष। फिर यहां पर देखें आप कि वृत्त में आपका यहाँ अर हो जाएगा, वा में से ऋषि निकलेगी तो अर बनेगा और ता बच जाएगा तो प्रावर। तो यहाँ उपसर्ग रहेगा प्रा और यहाँ आपकी ई बच जाएगी, यहाँ आपका आ बच जाएगा। ठीक, अब इसमें से आप जैसे ही जोड़ोगे तो ये आपका प्रा हो जाएगा और वाह आपका ज्यों का त्यों रहेगा, आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, आधा है ना तो पूरा हो जाएगा। रा आपका ता के ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपको आ मिलेगा और बन जाएगा प्रा, ई है ना तो ई के स्थान पर या होकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा, तुक आगम होकर के का आ जाएगा और अक आपको आकर के सीधे सीधे मिला देना है तो प्रवर्तक कहा बन जाएगा। ठीक, तो इसमें आपकी प्रकृति कौन सी है, इसमें आपकी ये प्रकृति है, ये दोनों आपके क्या है, प्रत्यय है। ध्यान रखिए ये दोनों आपके प्रत्यय हैं। और एक देखिए कभी कभी ये होता है कि सर दो प्रत्यय भी आ सकते हैं, तो हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल भी नो डाउट, आपके दो प्रत्यय भी आ सकते हैं, दो उपसर्ग भी आ सकते हैं, लेकिन मूल शब्द एक ही रहेगा। ध्यान रखिए, जैसे मूल प्रकृति ये है, मूल प्रकृति ये है, मूल प्रकृति ये है और मूल प्रकृति ये है, मूल प्रकृति ये है। सारे शब्दों में एक एक ही मूल प्रकृति होगी। फिर अगर उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं तो फिर दो होंगी, फिर दो होंगी। ठीक है ना, जैसे कमल पुष्प, तो कमल और पुष्प दो है ना, तो कमल की मूल प्रकृति अलग होगी, पुष्प की अलग होगी, होगी कि नहीं होगी। तो दो शब्द अगर जुड़े हैं तो फिर उसमें हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। ठीक, यहां पर अगर कोई आपको समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाना कि यहां पर ये चीज नहीं बन रही है। ठीक, चलिए आगे 5वें नंबर का हमारा जो दिया हुआ है प्रश्न उसको ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर के हमारे प्रश्न में क्या दिया है, विपरीतार्थकान शब्दान वदत। विपरीतार्थकान का मतलब समझ, विपरीत अर्थ को देने वाले, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ, अपोजिट अर्थ देने वाले विपरीत अर्थकान शब्दान माने शब्दों को, वदत माने बोलो,
विपरीत अर्थ को देने वाले शब्दों को बोलो। यहां देखें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यहां देखें तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, इसमें द्वितीय इसमें द्वितीय, दोनों में द्वितीय उसमें तो दोनों में द्वितीय लगी हुई है, ध्यान रखना। द्वितीय द्वितीय विभक्ति लगी है, यहां पर लोट लगाना, ये शब्दान बना है, जैसे रामान बनता वैसे ही शब्दान बना है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसमें हमारा दिया हुआ है उत्थाय, पहला शब्द दिया हुआ है उत्थाय। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ, ये सब देखें, मैं आपको सारे बता रहा हूं। ठीक, अब यहां दिया हो उत्थाय। उत्थाय का मैंने बताया था कि जब जैसे ही आपने देखा कि कक्षा में शिक्षक प्रवेश करता है तो सारे विद्यार्थी उठ करके आदर के साथ, उत्थाय माने उठ करके, उत उपसर्ग है और स्था धातु से उत्थाय बनता है, तो उत्थाय का मतलब उठना, तो उपविश्य का मतलब होता है बैठना, उपविश्य का मतलब क्या होता है बैठना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो ये उत्थाय लिखा है इसका उपविश्य लिखा है, और तिष्ठति का मतलब भी होता है बैठना, तिष्ठति का मतलब भी बैठना होता है। लेकिन इसकी जगह पर, उपविश्य की जगह क्या इसको लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो दिया है उपसर्ग के साथ में हमें उपसर्ग ही लगाना है, उपसर्ग के साथ हमेशा विलोम उपसर्ग ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। उपसर्ग विलोम अगर दिया है तो उसका विलोम पद हमेशा उपसर्ग ही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। समझ में आया? चलिए अब आगे दिया हुआ है शासकम। शासक का मतलब होता है शासक करने वाला, राज्य करने वाला, राज्य को चलाने वाला शासक, घर को चलाने वाला मुखिया। उसी प्रकार से अशासकम, अशासकम जो राज्य को, जो शासक नहीं है वो अशासकम, जो राज्य को चलाता है वो शासक। फिर यहां कर्तव्यम, कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो हमारे निश्चित जो हमको कार्य करने हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकता जो है वो कर्तव्य है, और अकर्तव्य जो हम कर्तव्य नहीं करते वो अकर्तव्य। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है हमारा क्या? अस्ति। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। ना अस्ति, यहां दीर्घ संधि है, ना प्लस अस्ति, क्या दिया है? ना प्लस अस्ति, इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, और ना में इस आ को जोड़ दिया और आधा सा और ती जोड़ दिया, नास्ति बन गया ना, नास्ति। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अस्ति का नास्ति, जो पहले अस्ति माने है और नास्ति माने नहीं है, नहीं है। आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द दिया हुआ है उच्चैहि। उच्चैहि दिया हुआ है, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, उच्चैहि। उच्चैहि कहां का रूप लगा है? तृतीय का बहुवचन। इसमें नीचैहि दिया हुआ है, लेकिन आप एक बात ध्यान रख लेना कि उच्चैहि का मतलब ऊंचा और नीचैहि का मतलब नीचे। ठीक, अब ऊंचे, ऊंचे से और नीचे से, तो यहां अधा माने भी तो नीचे होता है, अधा, और ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी। ठीक, लेकिन ध्यान रख लेना, ऊपरी का आधा होता है, उच्चई का नीचे ही होता है। ऐसा नहीं कि ऊपरी का नीचे लिख दो, उच्चई का आधा लिख दो, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो जैसा शब्द है उसके साथ में वही उसका विलोम होता है। जैसे माता का पिता होता, माता का पिता होगा, माता का जनक नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये लिखा ना, माता का हमेशा विलोम पिता होता है, लेकिन अगर माता शब्द लिखा हुआ है और अगर मैंने यहां जनक लिख दिया तो कोई दिक्कत है कि? जनक माने भी तो पिता होता है, ये विलोम नहीं है, ठीक है ना। हां, विलोम के जैसा शब्द है, समान अर्थ को देने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण विलोम नहीं है, क्योंकि विलोम दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण विलोम और एक अपूर्ण विलोम, एक पूर्ण विलोम और एक अपूर्ण विलोम, ध्यान रखना। तो पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम में यही अंतर है कि जो एक शब्द होता है जिसका अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, उसको हम उसका विलोम नहीं मानते, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा शब्द होगा जैसे चरह, अचरह। देखें, चर का मतलब होता है क्या? जो चलने वाला होता है, चरण करने वाला होता है, और अचर का मतलब होता है जो विचरण नहीं करता है, जो चलता नहीं है, वो अचर। गमनम, गमनम का मतलब जाने वाला, आगमनम का मतलब आने वाला, गमनम का मतलब जाने वाला, आगमनम का मतलब आने वाला,
ध्यान रखना, विलोम पदों को हमें हमेशा अपने द्वारा ही सिद्ध करना, सही करना चाहिए, ठीक। और नहीं तो अगर किताब से पढ़ोगे तो बहुत सारे विलोम मिलेंगे, आप भ्रमित हो जाओगे, और भ्रमित हो जाओगे तो फिर आप परीक्षा में नहीं लिख पाओगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 5 प्रश्न इसमें थे हमारे मौखिक अभ्यास में, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए हैं और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे इसमें कोई भी समस्या आपको जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। अगर कमेंट सेक्शन में देंगे तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की ओर से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 प्लेटफॉर्म चलाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे टॉप कोर्स है वो CBSE इंग्लिश मीडियम टॉप और हिंदी मीडियम CBSE का UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये संपूर्ण रूप से सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी क्लास के साथ यहाँ पर हमारे क्या है, प्रगति पर है, चल रहे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी हमारे सिलेबस यहां पर चल रहे हैं, सारे के सारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क सेवारत हैं, निःशुल्क चल रहे हैं, अर्थात आपसे कोई भी रुपया पैसा यहां पर नहीं लगना है, क्योंकि आपको यह ज्ञात है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को संपूर्ण कोर्स निःशुल्क दे रहा है, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं ले रहा है, और वो भी ध्यान रख रहे हो क्वालिटी कंटेंट के साथ। देखिए लिखा है ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा यहां पर आपको अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। तो आप लोग बिंदास तरीके से मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। कोई भी आपको अगर दिक्कत समस्या जाए तो आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, आप तो बस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं बस आपसे ये कहूंगा कि परीक्षा की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं वो मुझे जरूर सूचित करें, और अगर कोई सहायता आप मुझसे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बस आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की ओर से क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण विषयों के बहुत अच्छे नोट्स यहां पर तैयार करवाए जा रहे हैं, और यहां पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो आप लोग ध्यान रखो कि आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले, उत्तम और अच्छे अंक लाने के लिए वो नोट्स आपके बहुत सहायक होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, इसमें बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप उनसे पता करिए कि ये नोट्स हमारे तक कैसे पहुंचेंगे, और ये बात अपने मित्र यार सगे संबंधी रिश्तेदार सब तक आपको जानकारी में पहुंचाना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा ये पहली बार है कि परीक्षा से पहले संपूर्ण विषयों के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है इस बार देखें, ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं उनसे कहूंगा जो प्लेटफॉर्म पर अभी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो नई वीडियो की अपडेट आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले होगी, ठीक है ना। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।